हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 2025 का जो पेपर है उसके 22 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। वैसे तो हमने 25 क्वेश्चंस तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा था, बट वो वीडियो बहुत लेंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको वहीं पर एंड कर दिया था 22nd क्वेश्चन पर ही। आज हम करते हैं 23rd क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखें। एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को पूरा देखें, इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा 23rd क्वेश्चन। एक्सप्लेन होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद एग्जाम्पल। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब लैप्टिक वर्ड यहाँ रेफर करता है लिगेंड से। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या आयन अटैच हो सेम काइंड ऑफ लिगेंड से, मतलब एक ही तरह के लिगेंड्स अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ या आयन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं FeNH3 6 और 3 पॉजिटिव इसका चार्ज। अब Fe सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, उसके साथ अगर मैं सेम टाइप के लिगेंड्स को अटैच कर दूं, एक ही तरह के लिगेंड्स को, क्योंकि 6 बॉन्ड बनाता है Fe, तो सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स अगर अटैच है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, तो वो होगा हमारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे NH3 का काउंट कम कर दूं और मैं किसी और लिगेंड को यहाँ अटैच कर दूं, जैसे मैं कर दूं FeH2O, 2 H2O जोड़ दूं मैं और 4 NH3 जोड़ दूं, तो ये हमारे पास एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हो गए, तो ये होगा हमारा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहाँ पे आंसर कंप्लीट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो आप, कंपाउंड भी लिख सकते हो, इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज बॉन्डेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। एक ही तरह के लिगेंड अगर अटैच है, फॉर एग्जांपल CuNH3 6 3 पॉजिटिव, FeCN6 3 नेगेटिव। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल लेके जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो। फिर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होगा? जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंड होगा एक से ज्यादा तरह के लिगेंड से। When the central metal atom or ion is bound to more than one kind of ligands यहाँ पे ligands लिख, तो एक से ज्यादा लिगेंड्स अगर अटैच होंगे तो वो होगा हमारा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे ये एग्जांपल दे दिया और एक ही एग्जांपल। आपको जो एग्जांपल इजी लगे आप वो दे सकते हैं। आयरन और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने उसी का ही एग्जांपल लिख दिया। अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं किस तरह से ये एग्जांपल लिखे हैं, किस तरह से ये चार्जेस लिखे हैं, ये लिगेंड्स हैं क्या है, जो भी डिटेल है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, आप वो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 23rd क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके 23rd क्वेश्चन के और वाले क्वेश्चंस भी हैं, वो देखते हैं। अब ये 23rd का और वाला पार्ट दिया हुआ है। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। देखो, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है जहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा दिख रहा है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट ये है, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। टेट्रा अमीन, याद रखना है डबल एम वाला जो होता है अमीन, सिंगल एम वाला होता है अमाइन, वो NH2 होता है, ये NH3 है। टेट्रा का मतलब होता है 4। डाई एक्वा, वाटर मॉलिक्यूल कितने जुड़े हुए हैं? 2। यहां तक हमारा ये काम कंप्लीट। लेकिन अभी हमें इसका चार्ज नहीं पता x कितना है, और बाहर क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड का चार्ज होता है -1। अब इस x को निकालने का तरीका आपको पता है। कोबाल्ट का चार्ज यहाँ कितना दिया हुआ है? ये जो दिया होता है मेटल का चार्ज दिया होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर दिया होता है, ये कितना है? +3। NH3 का चार्ज होता है 0, वाटर का चार्ज भी 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, तो ये बन गया 3। और इन दोनों के चार्जेस को एक्सचेंज कर दोगे तो यहाँ से ये हट जाएंगे दोनों और ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसका कंप्लीट आंसर मैं दिखाती हूँ। ये है जैसे कंप्लीट आंसर, देखो ये x पावर मान ली इसकी
क्योंकि मुझे तो चार्ज पता नहीं है, लेकिन Cl क्लोराइड का चार्ज, क्लोराइड हेलोजन फैमिली को बिलोंग करता है और उनका चार्ज होता है -1। और CO का चार्ज तो कॉम्प्लेक्स में ही दे रखा है, कोबाल्ट के साइड में ही लिखा हुआ था रोमन काउंटिंग में 3। तो कोबाल्ट का चार्ज तो कितना आ गया 3 है यहाँ पे, तो इसका चार्ज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी +3, क्योंकि NH3 भी न्यूट्रल होता है और वाटर भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका चार्ज +3, इसका चार्ज -1। जैसे हम ये करते हैं ना कि मैग्नीशियम तो +2 है और Cl -1 है, तो इनके जो चार्जेस हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और हम लिख देते हैं MgCl2। मतलब Cl की जो पावर है वो मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में और Mg की जो पावर है वो Cl के सबस्क्रिप्ट में, लेकिन 1 हम मेंशन नहीं करते हैं। सेम हमने यहाँ करना है, +3 कहाँ गया Cl के सबस्क्रिप्ट में और ये 1 कहाँ गया, प्लस माइनस छोड़ देना, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। और 1 को तो हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर है CONH3 H2O ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज और उसके बाहर आ जाएगा Cl3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 5Cl और बाहर Cl2। पहली बात तो हमें इनका चार्ज निकालना होता है, तो Cl का चार्ज कितना है -1, 2 Cl है तो -2। तो इस अगर बाहर वाली आयनाइजेशन स्फीयर का चार्ज हमारा -2 है तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज कितना होएगा +2। तो ये हमारा हो गया CONH3 5Cl और उसके ऊपर चार्ज कितना है +2। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। Cl का चार्ज कितना होता है -1, जिसका चार्ज निकालना है उसको x मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +2, क्योंकि इक्वल्स टू के उधर +2 है, +2 और ये -1 उधर गया तो +1, तो +3 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो चार्ज निकालना है। सबसे पहला काम किसी भी IUPAC नेम को लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो हमें उस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। अब देखो पेंटामीन, पेंटामीन लिख दिया। Cl क्या है क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ये भी लिगेंड का नाम यहाँ पे डबल M कर लेना, AMMINE, पेंटाअमीन, डबल M वाला अमीन आएगा पेंटाअमीन क्लोरो। C बाद में आता है, A पहले आता है। इसको नहीं देखना है कि P है या क्या है, नाम यहीं से लिखोगे पेंटाअमीन, डबल M वाला अमीन, Cl का क्लोरो। फिर उसके बाद क्या बचा इसमें मेटल कोबाल्ट, और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी निकाला कितना है +3, तो वो रोमन काउंटिंग में लिख दिया। और जो बाहर है आयनाइजेशन स्फीयर वो चाहे एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, सेम चीज कितनी मर्जी बार वो प्रेजेंट है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो Cl क्या होता है हमारा क्लोराइड। तो ये आपका हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 23 के और का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं, कलर्ड सॉल्ट क्यों फॉर्म करते हैं, इसका सरासर रीजन है DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन कैसे होती है, देखो जब भी लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को तो मेटल के ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, एक अपर लेवल बन जाता है, एक लोअर लेवल। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, अपर एक लेवल बनता है जिसमें EG ऑर्बिटल आते हैं और एक लोअर लेवल बनता है T2G ऑर्बिटल के केस में। नीचे 3 ऑर्बिटल आते हैं, ऊपर 2 ऑर्बिटल आते हैं। तो 2 लेवल में d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं जिनकी अलग एनर्जी होती है। ये लोअर एनर्जी पे होता है, ऑक्टाहेड्रल के केस की बात कर रही हूँ मैं। T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है। तो जैसे जब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो कोई अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो जंप कर जाते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल पे। जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो कहाँ चला जाएगा, हायर लेवल पे जंप कर जाएगा। और जो वेवलेंथ वो लाइट की एब्जॉर्ब करेगा, जो भी मतलब जो विजिबल रीजन की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें देखने को मिलता है। जैसे ये विबग्योर तो आपने सबने पढ़ा है, बस विबग्योर का आई हटा दो, यहां बनेगा VBGYOR। विबग्योर का इंडिगो कलर नहीं लिखना है, बाकी कलर लिखने हैं। अब देखो
इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है वॉयलेट कलर की लाइट, आई थिंक आपको सबको पता है VBGYOR की फुल फॉर्म क्या है। V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट कलर, B स्टैंड्स फॉर ब्लू कलर, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड कलर, जो रेनबो के कलर्स होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलेगा दैट विल बी येलो। अगर कोई हमारा सॉल्ट येलो अपीयर हो रहा है, हमें येलो दिख रहा है, इट मीन्स उसने वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब की थी विजिबल रीजन में। और जिंक के जो कंपाउंड है वो कलर नहीं शो करते, दे आर कलरलेस इन नेचर। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10, कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। तो ये जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इनके पास तो कोई डी ट्रांजिशन इनमें पॉसिबल नहीं होगी। जिंक, मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ अभी, 4D और 5D सीरीज मैंने यहाँ कंसीडर नहीं की है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, 3D 4D और 5D सीरीज के, जो कलरलेस होते हैं क्योंकि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है डी ऑर्बिटल में उनके 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी डी ट्रांजिशन वहां पे नहीं होती। तो अब इसका कंप्लीट आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं और एक या एक से ज्यादा उनके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट जिंक। मैं फिर कह रही हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 3D सीरीज है। तो जैसे ही लिगेंड उनको अप्रोच करेगा वो डी ऑर्बिटल्स जो है उनके वो स्प्लिट हो जाएंगे दो डिफरेंट लेवल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड आएगा। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोअर एनर्जी लेवल में वो कहाँ जंप कर जाएंगे? लोअर लेवल से हायर लेवल में चले जाएंगे, लोअर लेवल वो हायर लेवल। तो जैसे ही वो जंप करेंगे तो हमें वो किस फॉर्म में अपीयर होंगे? कलर की फॉर्म में। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी लेवल एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द visible light and jump to the higher energy level. The color of the compound is complementary to the color of absorbed light या complementary color of the absorbed light। और ये याद रखना है the d orbital split into two different energy levels in the presence of लिगेंड्स। याद रखना है कि लिगेंड्स की प्रेजेंस में ही स्प्लिटिंग होगी, अदरवाइज डी जनरेट होते हैं ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी। 25th question is what are the differences between fibrous and globular proteins? Give an example of each. फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपको डिफरेंस बताना है। हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं कोइल्ड और फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो बने होते हैं। उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत ज्यादा कोइल्ड और फोल्डेड होती है और इनकी स्फेरिकल शेप हो जाती है, उसी वजह से स्फेरिकल कह लो या ग्लोबुलर कह लो, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और क्योंकि ये क्या है? फोल्डेड है तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले 3 पॉइंट तो इनके स्ट्रक्चर के ही हो गए कि प्रोटीन्स, ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कोइल्ड फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, ग्लोबुलर शेप में या स्फेरिकल शेप में ये होते हैं और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन कैसे होते हैं? जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। जैसे हमारे बाल है ना, बाल बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह से पैरेलल होती हैं ये, और ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में ही होती हैं। इलोंगेटेड ये होते हैं और इनका स्ट्रक्चर होता है शीट लाइक या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारी जब जुड़ जाती हैं तो शीट बन जाएगी, सिंगल सिंगल है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये अल्फा हेलिक्स बनाता है और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? बीटा प्लेटेड शीट। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं। क्योंकि फोल्डेड है, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या है? पैरेलल चल रही है, वो पूरी पूरी एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो ये होते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। और ये फोल्डेड होने की वजह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा इनका, और इनका लीनियर प्रोटीन चेन फॉर्म, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा लीनियर प्रोटीन्स चेन्स का।
अब फंक्शन की अगर बात करें, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो सारी कौन कंट्रोल करते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन किसी भी चीज को स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करना है, उसका जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? फाइब्रस प्रोटीन। अब इनकी क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स की वीकर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं। तो जैसे ही थोड़ा भी चेंज करते हो पीएच में, टेम्परेचर में, तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर फिर कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस, इनके अंदर कुछ ना कुछ जो फॉल्ट है वो आ जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। जैसे हमारे हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स एक एप्रोप्रिएट पीएच पे काम करते हैं। आरबीसीज को प्रॉपर पीएच चाहिए, ना तो ज़्यादा एसिडिक मीडियम, जो भी जिस मीडियम में ये काम करते हैं। एंजाइम्स हमारे प्रॉपरली वर्क करते हैं जब पीएच बैलेंस्ड होती है, टेम्परेचर बॉडी का बैलेंस्ड होना चाहिए। और जो ये है फाइब्रस प्रोटीन, इनकी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं, तो ये बहुत कम जो है सेंसिटिव होते हैं चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर के। जैसे कैरेटिन हमारे बालों में प्रेजेंट है और लोग आजकल इतनी हीट ट्रीटमेंट थेरेपीज कराते हैं अपने बालों पर, तो ऐसे नहीं है कि वो फाइब्रस प्रोटीन बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। हाँ, प्रोलॉन्ग्ड चेंज अगर कर रहे हो टेम्परेचर वाले जो ये हीटिंग एलिमेंट्स जो है ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो अप्लायंसेस अपने बालों पर, तो वो हाँ डैमेज हो जाएंगे। उनका स्ट्रक्चर जो है डैमेज, बाहर से वो आपको बिल्कुल डैमेज दिखेंगे, और लेकिन अंदर जो कैराटिन प्रोटीन है वो भी डैमेज हो जाएगा। फिर फाइब्रिन, मायोसिन, एक्टिन और कोलेजन, ये हमारे प्रोटीन्स हैं। कौन से? फाइब्रस प्रोटीन्स। और ये सभी थ्रेड लाइक प्रोटीन्स होते हैं। तो मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम डिफरेंसेस लिखने की इसमें कोशिश की है। नेक्स्ट 25 का ही और पार्ट है, व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीनेचरेशन ऑन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचरेशन क्या होती है, और अगर कोई प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाए तो उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, देखते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लॉस होना प्रोटीन की। द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, बेस और सोल्ट। या फिर हम पीएच में चेंज कर दें या हम टेम्परेचर में चेंज कर दें, तो जो प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस पर्टिकुलर प्रोटीन की, वो लॉस हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो प्रोटीन बायोलॉजिकली क्या बन जाएगा? इनएक्टिव। उसको हम इनएक्टिव प्रोटीन बोलेंगे। जैसे ही प्रोटीन डीनेचर्ड होगा उसकी चेन्स की अनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोटीन आपको पता फोल्डेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 डायमेंशनल। तो जैसे ही डीनेचर्ड करोगे उस प्रोटीन को, तो वो अनकॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे डीएनए की अनकॉइलिंग बोलते हैं हम, ऐसे ही यहाँ पे क्या होती है, इनकी चेन्स की अनफोल्डिंग। जैसे अभी ये पूरा ऐसे बना हुआ है प्रोटीन, डीनेचर्ड होगा तो ये थोड़ा सा ओपन हो जाएगा। जितनी कोइल्स पहले बनी हुई थी, इतना जो अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, बहुत टाइट टाइट सा, अब ये थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा, अनफोल्डिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही अनफोल्डिंग होगी, इसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स लिंक्ड हैं चेन्स में, उनमें स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो ये क्या होगी, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कर्डल्ड मिल्क। अब मिल्क क्या है? मेनली लैक्टिक एसिड प्लस वाटर है। जैसे हम उसको दही, कर्लिंग का मतलब है उसकी दही जमानी है, दही में उसको कन्वर्ट करोगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा। अब वो जो बना है, हमारी जो दही बनी है, वो डीनेचर्ड प्रोटीन है, मिल्क की ही फॉर्म है दूसरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो उसका मिल्क ही रहेगा, उसके अंदर लैक्टिक एसिड वगैरह ही रहेगी। लेकिन जो उसकी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है, मीन्स उसका टेस्ट, अब उसकी सारी चीजें, फिजिकल स्टेट वगैरह वो सब चेंज हो जाएगी। तो वो हमारा क्या हो गया? डीनेचर्ड प्रोटीन। एग को बॉईल करोगे, डीनेचर्ड प्रोटीन। चीज बनाओगे मिल्क से, तो जो चीज है दैट इज ऑल्सो अ डीनेचर्ड प्रोटीन, डीनेचर्ड फॉर्म ऑफ मिल्क। तो हो गए हमारे ये 25th क्वेश्चन तक। अब इसमें एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें दो लिक्विड्स इसने मेंशन किए हुए हैं, एक्स और वाई। वाई एक्सिस पे इसने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट एक्स का इसने 341 मेंशन किया है, और वाई का बॉइलिंग पॉइंट
430 मेंशन किए। इसमें हमें बताना है कि आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एन अल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन। अब देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ये अल्कोहल मॉलिक्यूल, ये एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में हो जाएगी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। इंटर का मतलब पता है ना आपको, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज इंटर। एंड विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग होती है, दैट इज इंट्रा। अब एल्कोहल्स में क्या है हमारे पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, कार्बन चेन है, और कार्बन चेन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोकार्बन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कार्बन का भी तो हाइड्रोजन से बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड बना है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो ये आयनिक इंटरेक्शन से जो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स के बीच हाइड्रोजन होनी चाहिए वहां पे, तो वो बॉन्ड होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हमारा हाई है, तो X हमारा हाइड्रोकार्बन एंड Y हमारा अल्कोहल। और डिफरेंस क्यों है बॉइलिंग पॉइंट में, ये भी मैंने बता दिया है, ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल shows intermolecular hydrogen bonding due to presence of ऑक्सीजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। लेकिन हाइड्रोकार्बन कोई ऐसी बॉन्डिंग नहीं शो करता, क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, उसमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी 2.5 और इसकी होती है हाइड्रोजन की 2.1, बिल्कुल पास पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमने 23rd से 25th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी करेंगे केस स्टडी, और उसके बाद हम सेक्शन डी कवर करके इस चैप्टर को, इस पेपर को खत्म कर देंगे। फिर हम करेंगे 2026 का सैम्पल पेपर जो हरियाणा बोर्ड ने अभी दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपने डाउट्स को ज़रूर हम तक पहुंचाएं, और शेयर ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।